Assalamu alaikum everyone. Hopefully you all are fine and safe. Today is our topic credit control and procedure of account opening. And previously we have done the definition of banking and its types and also the functions. So today I am going to explain you that how to credit control. Okay. Now I am moving to the first one slide. Here is the definition of credit controls, that what is the credit control and why do we have need of it. क्रेडिट कंट्रोल इज वन ऑफ द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। ठीक है, जो क्रेडिट कंट्रोल है वो सेंट्रल बैंक का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। ठीक है, और ये क्यों यूज होता है? ये क्रेडिट मनी को एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, अब व्हाट इज द एक्सपेंशन एंड व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन? सो बेटा, जब भी हमारी इकोनॉमी में जब हमारी फाइनेंशियल गवर्नमेंट जो हमारा स्टेट बैंक है उसको ये लगता है कि भाई हमारी इकोनॉमी में जो है सप्लाई ऑफ मनी बहुत ज़्यादा एक्सेस हो गई है, तो वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी अपनाता है और जो क्रेडिट मनी होती है उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, इसी तरीके से जब हमारी इकोनॉमी में जो है इस बात की नीड होती है कि वी हैव टू एक्सपेंड द मनी, क्रेडिट मनी, और लोगों के पास सप्लाई ऑफ मनी हमारी इकोनॉमी में जो है वो कम हो गई है, तो जो स्टेट बैंक होता है वो क्रेडिट मनी को एक्सपेंड करने की पॉलिसी जो है वो ऑफर करता है और वो इनिशिएट लेता है उसका। ठीक है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल बैंक टू कीप द क्रेडिट मनी एट द ऑप्टिमम लेवल। ठीक है, तो ये इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेंट्रल बैंक की, वही रिस्पॉन्सिबल है कि क्रेडिट मनी को जो है वो ऑप्टिमम लेवल पर जो है वो सेट करके रखें। ठीक है, ना ही कि ऑप्टिमम लेवल से ज़्यादा एक्सेस हो जाए। अगर ऐसा हो रहा है तो वो फिर कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी को अपनाएगा और क्रेडिट मनी को कॉन्ट्रैक्ट करेगा फ्रॉम द इकोनॉमी। एंड अगर जो है ऑप्टिमम लेवल से कम है तो फिर वो क्या करेगा, क्रेडिट मनी को एक्सपेंड करेगा। ठीक है, इन द इकोनॉमी। नाउ आई एम गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हियर आर द रीजंस फॉर क्रेडिट कंट्रोल्स। बेटा यहाँ पर कुछ रीजंस हैं क्रेडिट को कंट्रोल करने के। व्हाट are one is to save gold reserve, second one is to achieve external stability in the currency, third one is to bring internal strength in the currency, and the fourth and last one is to strengthen the employment and production. ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू टू सेव गोल्ड रिजर्व। ठीक है, जो क्रेडिट कंट्रोल करने का फर्स्ट रीजन है कि क्यों इस चीज की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी सेंट्रल बैंक को कि वो क्रेडिट को कंट्रोल करे, तो उसमें सबसे पहले आता है हमारा गोल्ड रिजर्व। कि हमें गोल्ड रिजर्व जो हमारी कंट्री का है, जिस गोल्ड रिजर्व को देखते हुए हमारे कंट्री में उसके इक्विवेलेंट जो है मनी जो होता है वो इशू होते हैं, वो प्रिंट होते हैं, तो उस गोल्ड रिजर्व को हम कम ना होने दें। ठीक है, क्योंकि अगर हमारी कंट्री में गोल्ड रिजर्व कम होगा तो आप बताएं, कंट्री का सरमाया ही हमारा कम हो जाएगा, तो वो कंट्री डाउनफॉल की तरफ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए सबसे फर्स्ट फीचर क्या होता है, गोल्ड रिजर्व को सेव करना। ठीक है, हाउ कैन वी सेव द गोल्ड रिजर्व? सो हियर आर two types of saving gold reserve. First one is internal factor and the second one is external factor. ठीक है, internal factor brings the gold reserve down when prices increases. इंटरनल फैक्टर क्या करते हैं, गोल्ड रिजर्व को बहुत कम कर देते हैं अगर प्राइस इकोनॉमी में किसी भी चीज की बहुत ज्यादा हो जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर इन्फ्लेशन रेट आएगा, प्राइसेस ज्यादा हो जाएंगी, तो लोग क्या करेंगे, उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग जो होगा वो बढ़ जाएगा। फिर लोग जो है अपने बैंक अकाउंट से पैसे सेव करने के बजाय प्रेफर करेंगे उसको विथड्रॉ करके अपने बेसिक नीड्स को जो है वो मीट करना। ठीक है, तो इस सिलसिले में फिर क्या होगा कि हमारे कंट्री हमारे जो बैंक्स होंगे उनमें गोल्ड रिजर्व कम होता चले जाएगा, एंड इन दिस वे आवर कंट्री फेस टू इंक्रीज द गोल्ड रिजर्व इशू। ठीक है, the another one is external factor. ठीक है, external factor include the excess of import over export requiring outflow of gold from the country. ठीक है, अगर external factor आपको ये कहता है to save gold reserve का कि आपके अगर इकोनॉमी में सर्कुलेशन ऑफ मनी एक्सेस होगी तो लोग प्रेफर करेंगे इंपोर्ट करने को। ठीक है, उनके पास जितना पैसा होगा दे प्रेफर टू इंपोर्ट द फॉरेनर्स प्रोडक्ट
ठीक है। तो आपने जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के अगर कोई रिचेस्ट पीपल से आप लोगों का जो कैनम्स का कांटेक्ट हो तो वो ज़्यादातर ब्रांड की बात करते हैं, वो आउट ऑफ कंट्री फॉरेनर्स प्रोडक्ट की बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो अपने कंट्री का जो रिजर्व होता है वो आउटफ्लो कर रहे होते हैं अनदर कंट्री, ठीक है, और उसके अगेंस्ट प्रोडक्ट को यूटिलाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारी सेंट्रल बैंक जो है गोल्ड क्रेडिट को कंट्रोल कर लेगा, इकोनॉमी में इतना क्रेडिट होगा ही नहीं कि लोग इंपोर्ट की तरफ डाइवर्ट हो, देन इन दिस वे वी कैन सेव आवर गोल्ड रिजर्व, ठीक है। द सेकंड वन इज टू अचीव एक्सटर्नल स्टेबिलिटी इन द करेंसी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक्सटर्नल स्टेबिलिटी इन द करेंसी से मुराद ये है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट्स जो हमारे होते हैं, ठीक है। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स का क्या काम होता है? वो यही काम होता है कि हम अपने करेंसी से अनदर वन फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। अगर इसमें फ्लक्चुएशन आती है तो इट विल ऑल्सो विल मेक आवर कंट्री इन वर्स सिचुएशन, ठीक है। और इन दिस वे वी हैव टू कंट्रोल आवर क्रेडिट एज वेल। हमें अपने क्रेडिट को इस तरह से कंट्रोल करना होता है कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो ऐसा ना हो जाए कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेट पे वो इफेक्टेड हो, सही। और इस तरह से फिर क्या होगा, हम फॉरेन ट्रेड करने से भी जो है हेसिटेट होंगे कि पता नहीं आज जो फॉरेन एक्सचेंज पे रेट चल रहा है इन फ्यूचर ऐसा ना हो हमें लॉस हो जाए, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन not achieve our external stability if we will not control our credit requirement, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि क्रेडिट कंट्रोल हम इस तरह से कर सकते हैं। क्रेडिट कंट्रोल करने का जो एक और रीजन है वो ये है कि हम अपने एक्सटर्नल स्टेबिलिटी इन द करेंसी जो है वो अचीव कर सके, अपने फॉरेन एक्सचेंज रेट को जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ लेकर आए, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज टू ब्रिंग इंटरनल स्ट्रेंथ इन द करेंसी। अब देखिए बेटा, अगर क्रेडिट कंट्रोल जो है वो आपका नहीं होता किसी भी कंट्री में, जस्ट इमेजिन इट, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आपके कमोडिटीज की प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाती हैं, ठीक है। और इससे इन्फ्लेशन जो होता है, इन्फ्लेशन रेट वो भी इंक्रीज होता है, जिससे क्या होता है कि कमोडिटी जो होती है, जो बेसिक नीड्स आपकी होती हैं, और जो कमोडिटी आपको गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करना होता है वो आपकी बेसिक नीड्स का जो है रिक्वायरमेंट होती है, तो उससे क्या होता है वो बहुत ज्यादा जो है हाई प्राइसेस पर पहुंच जाती हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है फिर आपको इंटरनल स्ट्रेंथ जो होती है आपकी करेंसी की वो डाउन हो जाती है। जब आपकी करेंसी में कंट्री में जो है इन्फ्लेशन रेट हाई होगा तो आपकी अपनी करेंसी की जो वैल्यू होती है वर्थ वो डाउन होने लगती है, उसकी वैल्यू जो है वो डी वैल्यू होने लगती है, ठीक है। और फिर इससे ये होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करो 10 साल पहले की, तो 1000 रुपये के नोट में हम काफी चीजें बाय कर लेते थे। बट इस अभी मैं 10 साल के बाद इस एरा की बात करूँ, 1000 रुपीज का नोट जो है वो कोई वैल्यू नहीं रखता, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है आपको कि इन 10 साल के दौरान जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है वो इतना ज्यादा हाई हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट focusing on the control of credit. So that's why we are in this situation that our internal strength of our currency is totally got down, ठीक है, वो बिल्कुल नीचे की तरफ चली गई है। और उससे क्या हो रहा है, हमारी करेंसी की वैल्यू डीवैल्यूड हो गई है, और अब हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा हाई हो गया, ठीक है। अच्छा, द नेक्स्ट वन इज टू स्ट्रेंथन एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन। अच्छा, क्रेडिट कंट्रोल करने से क्या होता है, हमें एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन में भी जो है वो स्ट्रांगनेस मिलती है। अगर मैं बात करूं आपकी अगर मैं एक्सपेंशनरी क्रेडिट कंट्रोल की बात करूं, तो इसमें क्या होता है कि आपका फोकस ये होता है कि आप अपनी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को इतना ज्यादा कर लो कि लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं, क्रेडिट मनी इतना ज्यादा मिल जाए कि लोग न्यू न्यू प्रोजेक्ट्स जो है वो स्टार्ट कर दें, प्रोडक्शन इंक्रीज करना शुरू कर दें। और प्रोडक्शन इंक्रीज करने का डायरेक्ट रिलेशनशिप है विद द इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। अगर जैसे प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज होगा किसी भी कंट्री का, तो एम्प्लॉयमेंट लेवल अल्टीमेटली खुद ब खुद इंक्रीज होने लगेगा। और इस तरह से क्या होगा कि क्रेडिट कंट्रोल का ये जो स्टेप होता है ये स्ट्रेंथन करता है एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन लेवल को एज वेल। नाउ आई एम गोइंग टू मूव द अनदर वन, मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। There are various methods to control credit, that in your minds there is a question that how to control the credit. There are various methods: bank rate policy, open market operation, changes in the reserve ratios, rationing of credit, and direct action. बेटा, बैंक रेट पॉलिसी की सबसे पहले मैं बात करती हूँ, व्हाट इज बैंक रेट पॉलिसी,
ठीक है। अच्छा, बैंक रेट पॉलिसी जो होती है वो सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक के लिए बनाता है, जिसमें वो ये करता है कि जो सेंट्रल बैंक जो होता है ना वो इंटरेस्ट रेट जो है वो सेंट्रल बैंक रीडिस्काउंट करता है बिल ऑफ एक्सचेंज के, कमर्शियल बैंक के, सही है। इफ द सेंट्रल बैंक वांट टू एक्सपेंड द क्रेडिट मनी, इट लोअर द बैंक रेट, मेकिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन लेस एक्सपेंसिव, ठीक है। वो क्या करता है कि अगर जो है उसको जो है अपनी इकोनॉमी में जो है एक्सपेंड करना होता है, क्रेडिट मनी अगर ज़्यादा करना होता है, तो वो क्या करता है, इंटरेस्ट रेट क्या करता है, वो लोअर कर देता है, सही है। तो इससे क्या होता है बेटा कि जब वो लोग जो है जब उनको लगता है कि इंटरेस्ट रेट जो है हमें कम से कम मिलेगा और हमारे पास कोई फ़ायदा नहीं है कि हम जो है बैंक में इन्वेस्ट करें, इससे कंपैरेटिवली अच्छा ये है कि हम अपनी इकोनॉमी का पैसा जो है या हमारा पैसा जो है वो हम प्रोडक्शन लेवल पे लगाएं और इन्वेस्टमेंट की तरफ लगाएं, ना कि सिर्फ हम सेविंग करें, क्योंकि सेविंग में तो आपको इंटरेस्ट रेट बैंक बहुत कम दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह लोग डाइवर्ट कहाँ हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक पॉलिसी होती है सेंट्रल बैंक की टू कंट्रोल द क्रेडिट, के वो क्या करता है कि जब उसको लगता है कि इकोनॉमी में प्रोडक्शन बहुत रुक गई है और जो है लोग सिर्फ और सिर्फ डाइवर्ट हो रहे हैं सेविंग की तरफ, क्योंकि आप सेविंग रेट इतना अच्छा दे रहे हो, इंटरेस्ट रेट इतना अच्छा दे रहे हो, तो फिर वो क्या करता है, वो फिर उसके बाद अपने इंटरेस्ट रेट को डाउन करता है, ताकि लोग जो है अपने पैसों को जो सेविंग्स के लिए रखे हुए आइडल मनी बनाया हुआ है उन्होंने, उसको यूटिलाइज करें फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस, ठीक है। एंड इन दिस वे ऑन द कॉन्ट्रेरी, जब हमारे कंट्री को और सेंट्रल बैंक को ये रियलाइज होता है कि हमारी कंट्री में सप्लाई ऑफ मनी एक्सेस हो गई है और इससे इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, तो वो क्या करता है, वो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देता है, ताकि वो जो है लोग जो है अपने सप्लाई ऑफ मनी जो इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा एक्सेस हो गया था, तो उसको क्या करता है, वो अपनी तरफ मूव ओवर कर देता है और क्या करता है, वो इंटरेस्ट रेट हाई लोगों को ऑफर करता है, ताकि लोग जो है डाइवर्ट हों कि वो अपने बैंक अकाउंट में जो है पैसे रखवाएं और उसके अगेंस्ट जो है इंटरेस्ट रेट जो है वो उसको जो है गेट करें, ठीक है। लेकिन जो है ना कि ये कि इन्वेस्टमेंट की तरफ लगाएं, ठीक है। तो बैंक रेट पॉलिसी आपको समझ में आ गई होगी कि इसमें दो तरह की है, कॉन्ट्रैक्शनरी बैंक रेट पॉलिसी और एक्सपेंशनरी। जो कॉन्ट्रैक्ट करता है इंटरेस्ट रेट सेंट्रल बैंक, वो किस वक्त करता है, जब या इंटरेस्ट रेट जो है जब कम करता है, वो किस सिनेरियो में करता है कि जब उसको ये लगता है कि आपकी इकोनॉमी में जो सप्लाई ऑफ मनी है वो कम हो गई है और आप लोग जो है अपने प्रोजेक्ट्स की तरफ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, तो वो क्या करता है, इंटरेस्ट रेट को कम करता है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं, ठीक है। और इन दिस वे जो है अगर उसको लगता है, रियलाइज होता है कि भाई इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी एक्सेस हो गई है और लोग सारे के सारे जो है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ की तरफ जा रहे हैं, तो वो क्या करता है, वो अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देता है और फिर लोग क्या होता है, लोग जो है अपनी सेविंग्स को जो है वो डाइवर्ट कर देते हैं, कहाँ पर, बैंक अकाउंट्स की तरफ, जस्ट टू अर्न मोर इंटरेस्ट, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में भी बिल्कुल बेटा यही सिनारियो है, लेकिन इसमें सेंट्रल बैंक क्या करता है, जो एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करता है क्रेडिट मनी, तो उसके वो किस चीज़ के थ्रू करता है, तो वो क्या करता है, सेल करता है और परचेज करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, ठीक है। व्हेन इट वांट टू एक्सपेंड क्रेडिट, इट स्टार्ट परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। अगर वो चाहता है कि क्या करे, वो कि एक्सपेंड कर दे अपने क्रेडिट को, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दे, तो वो क्या करता है, परचेजिंग स्टार्ट कर देता है किस चीज़ की, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की। इससे क्या होगा कि जब वो सेंट्रल बैंक परचेज करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, तो इसके अगेंस्ट वो पब्लिक को क्या दे रहा होता है, पैसा दे रहा होता है, और इस तरह से इकोनॉमी में पैसा जो है वो जो मनी होती है वो सर्कुलेट होना शुरू हो जाती है ज़्यादा से ज़्यादा, और ये एक्सपेंशनरी, इससे जो क्रेडिट होता है वो भी एक्सपेंड होता है, ठीक है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर जो है बात करूँ मैं कॉन्ट्रैक्शनरी क्रेडिट कंट्रोल की, तो उसमें ये होता है कि सेंट्रल बैंक क्या कर रहा होता है, सेंट्रल बैंक ये करता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करना शुरू कर देता है, सही है, क्योंकि उसको ये रियलाइज होता है कि उसकी इकोनॉमी में एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी हो गया है, अब वो उसको पंप इन करना है, तो वो क्या करेगा, अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जो है वो ऑफर करेगा लोगों में, ताकि लोग उसको पैसे दें सेंट्रल बैंक और उसके अगेंस्ट क्या ले, वो सिक्योरिटीज ले लें, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा, सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, लोगों का पैसा सेंट्रल बैंक के पास आ गया होगा फॉर द टाइम बीइंग, और लोगों के पास उसके बिहाफ पे क्या, जस्ट एक पीस ऑफ पेपर चले गया होगा जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के नाम पे होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, गवर्नमेंट
जो है सेंट्रल बैंक जो है एक्चुअली जो है वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है बेटा, गवर्नमेंट के फाइनेंशियल साइड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग हियर द गवर्नमेंट बिकॉज central bank is representing or it is the agent of government, so that's why I'm using here the government as well. यहाँ पर जो है आपको पता चल गया कि बैंक रेट पॉलिसी एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो क्रेडिट कंट्रोल को किस तरह से जो है वो कंट्रोल करते हैं क्रेडिट को। नाउ चेंजेस इन द रिजर्व रेशियोज बेटा, एज यू नो दैट द रेशियोज रिक्वायरमेंट और रिजर्व रेशियोज रिक्वायरमेंट व्हाट इज इट, ठीक है। रिजर्व रेशियो रिक्वायरमेंट क्या होती है कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से रिजर्व रेशियो रिक्वायरमेंट रखता है। वो ये कहता है कि आपका जितना भी डिपॉजिट आएगा उसका लेट सपोज 10% या वट एवर विच इट्स सेट 10% लेवल, तो रिजर्व रेशो जो है उसका आपको जो है सेंट्रल बैंक को जो है वो पार्क करना होगा उतनी अमाउंट, ठीक है। किस तरह से, लेट सपोज 1000 रुपीज अगर आए हुए हैं, डिपॉजिट एक बंदे ने 1000 रुपीज किया है, तो वो क्या करेगा, वो उस पर्सन की 1000 रुपीज में से 10% निकाल कर किसको कमर्शियल बैंक पार्क करवाएगा, वो अमाउंट सेंट्रल बैंक को पार्क करवाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें ये होता है कि अगर सेंट्रल बैंक को लगता है कि भाई इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी बहुत ज्यादा एक्सेस है, तो वो क्या करता है, वो अपना रिजर्व रेशो रिक्वायरमेंट जो होती है वो क्या करता है, वो बढ़ा देता है, ठीक है। अब वो जब रिजर्व रेशो रिक्वायरमेंट लेट सपोज 10 से वो 20% कर देता है, तो उससे क्या होता है कि कमर्शियल बैंक के पास जो है उसी 1000 रुपीज में से अगर वो 200 रुपीज पार्क हो गए सेंट्रल बैंक को, तो अब 800 रुपीज बचे इकोनॉमी में जो है वो सर्कुलेट करने के लिए एज अ क्रेडिट इन द शेप ऑफ क्रेडिट, ठीक है। और इन दिस वे जो है सेंट्रल बैंक रियलाइज करता है जबकि और ज्यादा मजीद जो है एक्सेस ऑफ सप्लाई ऑफ मनी हो गया है और उसे जो है और ज्यादा कंट्रोल करना है क्रेडिट को, तो वो रिजर्व रेशो इस तरह से बढ़ाते चले जाता है, ठीक है। और इन दिस वे जो है जो दूसरी सिचुएशन होती है जिसमें सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी में बहुत कम होती है, तो उसमें क्या करता है सेंट्रल बैंक, रिजर्व रेशियो रिक्वायरमेंट को कम करना शुरू कर देता है। लेट सपोज 10% जो है हमारी रिजर्व रेशियो रिक्वायरमेंट थी, लेकिन उसे लगता है कि इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी जो है वो बहुत ज्यादा कम है और लोगों को नीड है क्रेडिट मनी की, सो इन दिस वे दे डिसाइड टू डिक्रीज द रिजर्व रेशियो ऑफ फॉर द कमर्शियल बैंक, ठीक है। और फिर वो क्या करते हैं 5% 6% इस तरह से रिजर्व रेशियो रिक्वायरमेंट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रेडिट वो जो है उसको सेट करता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट बेटा, एक लिमिट को जो है वो सेट कर देना सेंट्रल बैंक की तरफ से कमर्शियल बैंक को कि भाई आप इससे ज्यादा जो है वो क्रेडिट नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये चीज भी, ये एक अनदर वन मेथड है क्रेडिट कंट्रोल करने का कि भाई अगर आपको लगता है कि आपके इकोनॉमी में जो है सप्लाई ऑफ मनी बहुत कम है, तो आपने एक हाई परसेंटेज और एक हाई लेवल जो है बता दिया कि भाई यहाँ तक आपको क्रेडिट मनी देना है, ठीक है, या आपको इससे ज्यादा देना है, ठीक है। लेकिन अगर उनको लगता है कि इकोनॉमी में इससे सप्लाई ऑफ मनी है, ज्यादा है सप्लाई ऑफ मनी, तो वो क्या करेगा, एक लिमिट सेट कर देगा भाई इससे ज्यादा आप नहीं दे सकते क्रेडिट, सही है, कमर्शियल बैंक को वो इंस्ट्रक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट एक्शन की बात आती है तो डायरेक्ट एक्शन जो है वो हमारा बेटा होता है एक सिलेक्टिव कंट्रोल की कैटेगरी में आ जाता है। और इसमें ये होता है कि जब सेंट्रल बैंक, जैसे मैंने आपको बताया कि कमर्शियल बैंक का पेरेंट बैंक होता है, तो वो इस चीज को भी मॉनिटर कर रहा होता है कि कमर्शियल बैंक जो हैं वो इसकी तमाम बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, चेंजेस इन द रिजर्व रेशियो रिक्वायरमेंट और रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, इन तमाम जो मेथड्स हैं इनको फॉलो कर भी रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं कर रहे होते तो फिर वो डायरेक्ट एक्शन लेता है और उसको पैनलाइज भी करता है, ठीक है, कमर्शियल बैंक को, ठीक है। नाउ होपफुली टिल हियर यू हैव क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट्स और मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। नाउ आई एम Okay. Now I am moving to the types of bank account. ठीक है, यहाँ here are four types of bank account. There is the current account, saving account, fixed and term deposit account और the foreign currency account. बेटा जैसे आप लोगों का किसी भी बैंक अगर जाना हुआ हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर अगर, या फिर आपने कभी लाइफ में जो है हैव यू एवर open an account. So first of all, account opening officer asks you that which type of account you want to open, ठीक है, and he offer you or she offer you the current account, saving account, fixed term deposit account or foreign currency account. As per your requirement, you will choose the account category, and there are various further सब कैटेगरीज ऑफ ईच अकाउंट, ठीक है। अब करंट अकाउंट की मैं बात करूँ तो करंट अकाउंट में भी फर्दर कैटेगरीज हैं और जो है उन्होंने उसको भी जो है वो सब कैटेगरी बनाई हुई है कि करंट अकाउंट भी डिफरेंट टाइप्स के उन्होंने ऑफर किए हुए हैं, सेविंग अकाउंट भी उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के ऑफर किए हुए होते हैं,
फिक्स्ड और टर्म डिपॉजिट अकाउंट भी डिफरेंट टाइप्स के ऑफर किए हुए होते हैं, और फॉरेन करेंसी अकाउंट भी, ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट और नीड ऑफ योर। नाउ देयर इज द चेकिंग अकाउंट और करंट अकाउंट। बेटा बोथ आर द सेम। चेकिंग अकाउंट या करंट अकाउंट बेसिकली जो है वो हमारे पास वो अकाउंट्स होते हैं जिसमें आप जो हो जब भी चाहो तो पैसे को डिपॉजिट करवा सकते हो, एंड व्हेनेवर यू वांट तो यू कैन विथड्रॉ इट, ठीक है। तो जब भी आप चाहो तो इसको निकाल भी सकते हो, ठीक है। और इसमें आपको तमाम फैसिलिटीज होती हैं, एटीएम कार्ड की भी फैसिलिटी होती है, चेकबुक्स भी आपको इशू की जाती हैं। बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हर चीज़ के चार्जेस होते हैं, ठीक है। अगर एटीएम की बात की जाए तो एटीएम के एनुअल चार्जेस होते हैं आपके, और जो है चेकबुक के भी चार्जेस होते हैं पर चेकबुक। इसके अलावा एसएमएस अलर्ट्स के चार्जेस होते हैं। अच्छा, यहाँ पर मजे की बात ये होती है कि इस करंट अकाउंट में जो है आपके इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता। ये बिल्कुल जो है वो फ्री फ्रॉम इंटरेस्ट होता है, और यहाँ पर आपको जो है सिर्फ जो आपने पर्टिकुलर अमाउंट रखवाई है उसमें कोई डिडक्शन एक्स्ट्रा नहीं होती। जस्ट सर्विस चार्जेस जो इनके होते हैं इन द शेप ऑफ एटीएम फी और चेकबुक फी एक्सेट्रा, सो ये डिडक्ट होते हैं, अदरवाइज कोई और डिडक्शन नहीं होती, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है आपकी ज़कात भी डिडक्ट नहीं होती। अगर आप बात करो, और जैसे होता ये है नॉर्मली अकाउंट्स में कि जब रमज़ान करीब आते हैं या रमज़ान का फर्स्ट डे जब होता है, फर्स्ट रोज़ा, तो क्या होता है कि आपकी ज़कात जो है वो डिडक्ट हो रही होती है, ठीक है, उस दिन। तो जो अनदर अकाउंट होल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ज़कात डिक्लेरेशन फॉर्म जो होता है वो सबमिट करते हैं अगर उनको ज़कात नहीं डिडक्ट करवानी होती, ठीक है। लेकिन यहाँ पर करंट अकाउंट होल्डर्स के लिए कोई ऐसी जो है रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि उनका अकाउंट करंट अकाउंट होता है, तो वहाँ पर कोई ज़कात भी डिडक्ट नहीं होती है उनकी, और ना ही उनको कोई इंटरेस्ट मिलता है। इट इज़ फ्री ऑफ इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर जो है डिफरेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि करंट अकाउंट की भी फर्दर कैटेगरीज है। तो डिफरेंट जो बैंक्स होते हैं वो अपनी कैटेगरीज बना देते हैं। लाइक जैसे मैंने आपको बताया एक आसान अकाउंट हमारी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल बैंक ने जो है वो अनाउंस किया था कि आप हर बैंक जो है वो आसान अकाउंट के नाम से एक अकाउंट खोलेगा हर बंदे का, हर उस पर्सन का खुलेगा जो कि जिसके पास जस्ट बाय प्रेजेंटिंग हिज और हर सीएनआईसी दे कैन गेट देयर अकाउंट ओपन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, आसान अकाउंट में, आसान अकाउंट इज ऑल्सो द टाइप ऑफ करंट अकाउंट। यहाँ पर क्या होता है कि आपको जो है विदाउट एनी इनिशियल डिपॉजिट जो है आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो, एंड विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनी अदर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, एक्सेप्ट सीएनआईसी, योर ओरिजिनल सीएनआईसी। यू हैव टू प्रेजेंट योर ओरिजिनल सीएनआईसी एंड देन यू कैन गेट योर अकाउंट ओपन, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये अकाउंट ओपनिंग होती है, एक नॉर्मल करंट अकाउंट होता है आपका, जिसमें जो है आप आपके लिए फर्दर रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स की, जो मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं डॉक्यूमेंट्स की। एक होता है फ्रीडम अकाउंट, वो भी करंट अकाउंट की टाइप्स होती है। फ्रीडम अकाउंट जो होता है उसमें ये होता है बेटा, जैसे मैंने आपको बताया कि एटीएम फी होती है, और एसएमएस अलर्ट्स की फीस होती है, और जो है चेकबुक्स की फीस होती है, इंटरसिटी ट्रांजेक्शन कोई करनी है तो उसकी फीस होती है करंट अकाउंट में। बट अगर आप फ्रीडम अकाउंट ओपन करवाओगे तो यू डू नॉट हैव टू पे एनी फी, ठीक है। आपको कोई ज़रूरत नहीं होती कि आप कोई फ़ी पे करो उसमें, क्योंकि उसमें एक रिक्वायरमेंट होती है इनिशियल डिपॉजिट की कि 25,000 रुपीज़ आपको सबमिट करके हर वक्त रखने होते हैं। एवरी टाइम यू हैव टू डिपॉजिट 25,000 रुपीज़। अगर आपके 25,000 रुपीज़ से 1 रुपी भी अगर डिडक्ट हो जाए, कम हो जाए, तो बैंक जो होता है अल्टीमेटली आप पे चार्ज करना शुरू कर देता है एज ए पेनल्टी तमाम सर्विस चार्जेस, ठीक है। लेकिन वहाँ पर एक रिक्वायरमेंट है फ्रीडम अकाउंट में, जो कि करंट अकाउंट की टाइप है, कि आप 25,000 रुपये हर वक्त एवरी टाइम यू हैव टू मेंटेन ऑन योर अकाउंट, देन यू कैन बी बेनिफिशियल फॉर द फ्री सर्विस चार्जेस, ठीक है ना। द सेकंड वन इज सेविंग अकाउंट। बेटा यहाँ पर क्या होता है, सेविंग अकाउंट वो अकाउंट्स होते हैं जिसमें आप पैसे डिपॉजिट भी करवा सकते हो और विथड्रॉ भी करवा सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये होता है कि 1 साल के अंदर या फिर जो भी स्पेसिफाइड टाइम पीरियड है उस बैंक का, उसमें वो क्या करते हैं, आपकी एवरेज अमाउंट, एवरेज डिपॉजिट अमाउंट देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 ईयर की मिसाल लूँ, तो वो ये देखेंगे इस कस्टमर के पूरे साल में ऑन एवरेज कितना डिपॉजिट रहा है, ठीक है। फिर वो उस ऑन एवरेज अमाउंट का इंटरेस्ट रेट, जो उन्होंने आपको पहले ही बता दिया होगा कि हम 3% 4% सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट देंगे आपको, तो उसका वो इंटरेस्ट रेट निकालेंगे एंड देन दे विल प्रोवाइड यू दैट इंटरेस्ट अमाउंट, ठीक है। लेकिन इसमें ये फैसिलिटी होती है कि यू कैन, इफ यू वांट टू विथड्रॉ द अमाउंट सो यू कैन, और इफ यू वांट टू डिपॉजिट द अमाउंट सो यू कैन,
ठीक है। तो लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें इंटरेस्ट चार्ज होता है, इंटरेस्ट पे किया जाता है आपको, बट वो किस तरह किया जाता है कि जो भी आपकी अक्यूमुलेटेड अमाउंट होती है उसका एवरेज ऑन एवरेज जो भी डिपॉजिट आपकी पूरे ड्यूरिंग द ईयर रहा होता है उसकी स्पेसिफिक अमाउंट की आप जो भी इंटरेस्ट परसेंटेज होती है उससे अमाउंट निकाल कर आपको इंटरेस्ट पे किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें आपको ज़कात डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करवाना होता है अगर आपको इफ़ यू वांट दैट देयर इज़ नो डिडक्शन ऑफ ज़कात इन द फर्स्ट डे ऑफ रमज़ान, ठीक है। अगर आप ये चाहते हो कि फर्स्ट डे ऑफ रमज़ान में आपकी ज़कात ना कटे तो फिर आप सेविंग अकाउंट में ज़कात डिक्लेरेशन फॉर्म भी जमा करवाते हो, और जो है इसकी भी फर्दर जो है क्या नाम है इसका डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन इसमें भी तीन तरह की डॉक्यूमेंटेशन होती है जो मैं अभी आपको आगे भी बताऊंगी, वो चाहिए होती है। और फिर इन दिस वे यू कैन ओपन अ सेविंग अकाउंट, ठीक है। लेकिन इसमें इंटरेस्ट चार्ज होता है, ठीक है, यानी इंटरेस्ट पे होता है, सॉरी, कि आप अगर सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हो तो आपकी वट एवर द अमाउंट यू हैव मेंटेन इन दिस पर्टिकुलर सेविंग अकाउंट, सो यू कैन गेट द इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ दैट होल द सम। नाउ द टर्म डिपॉजिट अकाउंट, बेटा टर्म डिपॉजिट अकाउंट जो होता है वो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी कहलाता है। ये एक टाइम डिपॉजिट अकाउंट है, टर्म डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, टाइम डिपॉजिट अकाउंट, वी कैन से एवरीथिंग फॉर इट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर बेटा आपको जो है फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड यू हैव टू डिपॉजिट योर अमाउंट एंड यू कैन नॉट विदड्रॉ इट ड्यूरिंग दिस स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अगर आपने एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो अमाउंट डिपॉजिट करवा रहे होते हैं आप लोग, लेट सपोज के 5 ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए, बट यू कैन नॉट विदड्रॉ इट ड्यूरिंग दैट टाइम, ठीक है। आप उसको विदड्रॉ नहीं कर सकते, जस्ट आप डिपॉजिट करवाओगे उसमें, और फिर उसके बाद उसमें एज पर प्रॉमिस्ड और एग्रीमेंट आपको जो है इंटरेस्ट रेट जो है वो आपको पे किया जाता है, बैंक पे करता है आपको। और फिर उसके बाद आफ्टर द मेच्योरिटी ऑफ दैट स्पेसिफिक टाइम पीरियड यू कैन गेट योर डिपॉजिट अमाउंट विच यू हैव इन्वेस्टेड इन द प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको समझ में आ गया होगा कि टर्म डिपॉजिट अकाउंट में आप विड्रॉल नहीं कर सकते जब तक कि आपकी मेच्योरिटी टाइम पीरियड ना आ जाए जो भी आपने एग्रीमेंट में स्पेसिफाइड किया था, और इसमें आपको इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है, इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, सॉरी। और इसमें कंपैरेटिवली जो है सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, जो कि आप उसको इंजॉय करते हो, ठीक है। नाउ हियर आर okay. Under fixed deposit account, cash is saved for a fixed time period, state a half year, 1 year, 5 year, or even 10 year. The cash kept in this record cannot be pulled back previously the expiry of the period. The rate of interest paid for for fixed store fluctuate changes as indicated by some period and from bank to bank. ठीक है, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया है, ये पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, यहाँ पर भी यही चीज लिखी। नाउ फॉरेन करेंसी अकाउंट, बेटा फॉरेन करेंसी अकाउंट जो होते हैं वो तमाम बैंक्स को स्टेट बैंक ने जो है वो इंस्ट्रक्ट किया था कि आप अपने बैंक्स में जो है फॉरेन करेंसी अकाउंट भी ओपन करेंगे। तो फिर उसके बाद इस इंस्ट्रक्शन के बाद से फॉरेन करेंसी अकाउंट भी ओपन होने लगे, लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा तमाम बैंक्स के हर ब्रांचेस में फॉरेन करेंसी अकाउंट नहीं अवेलेबल होते, बल्कि कुछ पर्टिकुलर ब्रांचेस होती हैं जिनमें जो है वो फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो करेंसी होते हैं वो यूएसडी होते हैं, जीबीबी होते हैं, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड एंड यूरो, सही है। इन तीन जो करेंसीज के अकाउंट ओपन हो सकते हैं, इसके अलावा कोई फोर्थ वन जो है करेंसी का अकाउंट ओपन नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, ये किन लोगों की जो है वो उसके लिए बनाया होता है, फैसिलिटी के लिए बनाया होता है, ये उन कस्टमर्स की फैसिलिटी के लिए बनाया होता है जो कि आउट ऑफ कंट्री होते हैं, उनकी इनकम आ रही होती है इन फॉरेन करेंसीज, और जो है जो कि अपने घर वालों को भेज रहे होते हैं अमाउंट इन फॉरेन करेंसीज, तो इसमें जो है वो अमाउंट आती है, और इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू योर पाकिस्तानी रुपीज एज वेल, ठीक है। वो आपको पाकिस्तानी रुपी के कन्वर्जन में भी आपको अमाउंट मिल सकती है, ठीक है। अगर लेट सपोज कि अगर आपके भाई बाहर आउट ऑफ कंट्री काम करते हैं और वो यूएसडी डॉलर्स जो है आपको भेज रहे हैं आपके इन एवरी मंथ in your account, in your foreign currency account, so you can get it into the Pakistani conversion rupees, ठीक है। Now here is the procedures of account opening, that how can we open an account, ठीक है। How to open a bank account, there are some procedures which you have to follow, and then you can get your account to be open, ठीक है। The first one step is decide the type of bank account which you want to open, ठीक है। बेटा देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है
कि इफ़ यू वांट टू ओपन अ बैंक अकाउंट, और अगर आप चाहोगे जब जाओगे आप ब्रांच में, किसी भी पर्टिकुलर बैंक की ब्रांच में जाओगे, तो आपसे सबसे पहले क्वेश्चन यही होगा कि विच टाइप ऑफ अकाउंट डू यू वांट टू ओपन, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट और करंट अकाउंट, ठीक है। सो यू हैव टू फर्स्ट डिसाइड दैट विच टाइप ऑफ अकाउंट यू वांट टू ओपन, ठीक है। तो अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आप या तो सेविंग अकाउंट ओपन करवाओगे या करंट अकाउंट ओपन करवाओगे, ठीक है। सेविंग अकाउंट कुछ लोग इसलिए नहीं करवाते क्योंकि उस पर इंटरेस्ट मिल रहा होता है, कुछ लोग इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अकाउंट को प्रेफर करते हैं, ठीक है। और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट वो लोग ओपन करवाते हैं कि जो कि इस नॉलेज के साथ आए होते हैं कि वो अपनी पूरी अमाउंट डिपॉजिट करके कुछ इंटरेस्ट उसका मंथली, ईयरली या क्वार्टरली उसको मिलता रहे, और फिर आफ्टर द मेच्योरिटी ऑफ टाइम उनको वो अमाउंट भी मिल जाए, ठीक है। तो जब इनका ये कॉन्सेप्ट होता है किसी लोग किसी लोगों का, तो फिर वो क्या करते हैं, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवाते हैं। ये फिक्स डिपॉजिट अकाउंट वो लोग ज़्यादातर करवा रहे होते हैं जो रिटायर्ड हो गए होते हैं, पेंशनर्स होते हैं। तो वो अपनी जो भी अमाउंट होती है पूरी लाइफ की, जो सेव्ड अमाउंट होती है वो एक पर्टिकुलर बैंक में डिपॉजिट करवा के उसका मंथली, ईयरली या सेमी एनुअली जो भी इंटरेस्ट जो भी बैंक देता है, तो उनके पास डिपॉजिट करवा के उसका इंटरेस्ट जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये आपके ऊपर होता है, सबसे पहले आप बैंक जाओगे और उसके बाद वो आपको ऑफर करेगा बैंक अकाउंट, एंड यू हैव टू डिसाइड दैट विच टाइप ऑफ अकाउंट डू यू वांट टू ओपन, ठीक है। नाउ द सेकंड वन स्टेप इज अप्रोच एनी बैंक ऑफ चॉइस एंड मीट इट्स बैंक ऑफिसर, ठीक है। अब आपने डिसाइड कर लिया कि भाई हाँ मुझे जो है लेट्स सपोज करंट अकाउंट ओपन करवाना है, ठीक है। उसके बाद यू हैव टू डिसाइड दैट विच बैंक डू यू वांट टू ओपन, इन विच बैंक डू यू वांट टू ओपन एन अकाउंट, ठीक है। अच्छा ये अगर मैं एक सैलरीड पर्सन की बात लूँ तो आज के कल ये है कि अगर आप कहीं पर सैलरी एज ए सैलरीड पर्सन जो है एम्प्लॉय हो, तो वहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन खुद बता देती है कि आपको कौन से बैंक में अकाउंट ओपन करवाना है, ठीक है। लेकिन आपको खुद से डिसाइड करने की ज़रूरत ही नहीं होती, ठीक है। तो जब आपको पता चल जाए कि भाई अगर आपको जो है लेट्स सपोज एचबीएल में अकाउंट ओपन करवाना है, तो आप क्या करोगे, एचबीएल बैंक जाओगे और वहाँ के बैंक अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर से मिलोगे, ठीक है। He has to meet the bank officer regarding the opening of account. The bank officer will provide the proposal form, जिसको हम account opening form भी कहते हैं, to open an account. वो आपको एक account opening फॉर्म पकड़ा देगा और आपको बता देगा कि भाई ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है, आपको इसको फिलअप करना है, ठीक है। और इसके अलावा वो आपको एडिशनल जो है वो डॉक्यूमेंट्स भी बताएगा बेटा कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आप जो है यू मस्ट ब्रिंग टू ओपन एन अकाउंट, ठीक है। फिल अप द बैंक अकाउंट एंड प्रोवाइड योर इन्फॉर्मेशन टू बैंक, ठीक है। अच्छा अब ये थर्ड स्टेप क्या है हमारा कि यहाँ पर आपको जो है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है वो फिलअप करना होता है, और उसमें क्या क्या चीज़ें फिलअप करनी होती है, नेम, एड्रेस, इक्यूपेशन, other details must be properly filled. 2 or 3 specimens are required on the specimen signature card, ठीक है। आपको एसएस कार्ड दिए जाते हैं, सिग्नेचर कार्ड दिए जाते हैं, जिसमें आपको बिल्कुल एक्यूरेट 2 साइन करने होते हैं, ताकि फिर इन फ्यूचर आपकी उस साइन से आपकी आइडेंटिफिकेशन हो सके, ठीक है। बैंक आपको आपके फेस से, आपके नाम से इतना नहीं जानता जितना आपके सिग्नेचर से जानता है, ठीक है। सो यहाँ पर स्पेसिमेन कार्ड्स में आपको साइन भी करने पड़ते हैं, आपको पूरा फॉर्म भी फिल करना होता है जिसमें आपको अपना पूरा डाटा देना होता है, अपनी ऑक्यूपेशन देनी होती है। इफ द अकाउंट इज ओपन इन द जॉइंट नेम देन द फॉर्म मस्ट बी साइंड बाय जॉइंटली। अच्छा देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सिनारियोज हैं, ठीक है। अच्छा वो क्या सिनारियोज हैं, वो ये सिनारियोज हैं कि आप जब अकाउंट ओपन करवाने जाते हो, और अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन हो, सैलरीड पर्सन हो, और अपना पर्सनल अकाउंट ओपन करवा रहे हो, तो यहाँ पर कोई इश्यू नहीं है, आपने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल किया और फिर स्पेसिमेन कार्ड में अपना जो है 2 साइन किए, और जो है जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है आपने प्रोवाइड किए, एंड देन यू गॉट द योर अकाउंट ओपन, सही है। बट अगर आप जॉइंट अकाउंट ओपन करवाने चाह रहे हो तो यहाँ पर 2 कंडीशन होती हैं, जॉइंटली ऑपरेटेड और आइदर और सर्वाइवर की, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आप ऐसा अकाउंट ओपन करवाओ कि आप और आपकी लेट्स सपोज मदर जो है दोनों जॉइंटली ऑपरेट कर सकें, यानी कि अगर आप जॉइंटली ऑपरेट का मतलब ये हुआ कि उस चेक पे आप दोनों के साइन होंगे तभी वो चेक विदड्रॉ होगा, अदरवाइज सिंगल साइन से वो चेक विदड्रॉ नहीं होगा, ठीक है। और आइदर सर्वाइवर में ये होता है कि आप दोनों का अकाउंट आप दोनों ऑपरेट कर रहे हो को, लेकिन आप दोनों में से कोई भी साइन करेगा तो वो ऑपरेट हो सकता है, ठीक है, वो चेक विदड्रॉ हो सकता है, ठीक है। इफ अकाउंट होल्डर इज इलिटरेट सो अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर रिक्वायर्स फॉर 2 फोटोग्राफ्स टू पेस्ट ऑन सिग्नेचर कार्ड, ठीक है। अगर अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर जब इलिटरेट होगा, ओ सॉरी अकाउंट होल्डर जो होगा वो इलिटरेट होगा, तो क्या होगा
दो फोटोग्राफ्स भी वो मांगेगा ताकि वो आपके फेस से आइडेंटिफाई कर सके आपको, ठीक है। और फोटो अकाउंट में ये होता है बेटा कि पर्सन का खुद अकाउंट होल्डर का प्रेजेंट होना बहुत मस्ट होता है। अदरवाइज अगर जो नॉर्मल लिटरेट पीपल है, एजुकेटेड पीपल है, वो अपना साइन करके किसी और के बिहाफ, किसी और के हैंड से भी अपनी ट्रांजेक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है अगर माइनर अकाउंट की मैं बात करूँ, माइनर अकाउंट वो अकाउंट्स होते हैं जिसमें अंडर 18 बच्चे जो होते हैं, चिल्ड्रंस जो होते हैं, वो उनका अकाउंट होता है। उसमें ये होता है कि जब तक कि वो अटेन ना कर लें 18 ईयर्स को, तब तक कोई गार्जियन जो होता है जिसको जो है अकाउंट ड्यूरिंग द अकाउंट ओपनिंग उस वक्त जो है उन्होंने साइन किए होते हैं, बस वही गार्जियन जो है उस अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। और जब बच्चे 18 ईयर्स को अटेन कर लेते हैं, देन जो है बच्चे जो भी हैं चिल्ड्रन विल बी एबल टू ऑपरेट देयर अकाउंट बाय देयर सेल्फ, ठीक है। और इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द नॉर्मल रेगुलर अकाउंट इफ दे व्हेन दे अटेन द एज ऑफ 18, ठीक है। डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। बेटा देखिए, जब आप अकाउंट ओपन करवाने जाते हो ना, तो आपको जो है आप अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर जो होता है वो आपसे पूरा इंटरव्यू करता है, आपकी पूरी डिटेल लेता है, आपका बैकग्राउंड लेता है, आपकी ऑक्यूपेशन पूछता है, आपका नेम पूछता है, आपका एड्रेस पूछता है। और इसके बाद जो है वो आपसे तमाम चीज़ें पूछने के बाद जो है वो आपसे पूछता है कि आपको का पर्पस क्या है ये अकाउंट ओपन करवाने का। लेट सपोज अगर आप सैलरीड पर्सन हो, आप बताओ कि मेरा पर्पस ये है कि मेरी सैलरी इसमें आएगी, ठीक है। अगर आप जो हो स्टूडेंट हो, तो आप बताओगे कि भाई मेरे फादर मुझे पॉकेट मनी देते हैं, मैं उसमें से कुछ सेव करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं जो है ये अकाउंट ओपन करवा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप कोई कॉर्पोरेट सेक्टर के एंटरप्रेन्योर हो, तो फिर आप बताओ कि मैं बिजनेस पर्पस के लिए जो है अकाउंट ओपन करवा रहा हूँ, ठीक है। वट एवर you represent your purpose, so you have to provide it evidence as well, ठीक है। अगर आप सैलरीड पर्सन हो, so you have to provide salary slip और अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक है। और अगर आप बिजनेस मैन हो, so you have to present an account opening request on your business letterhead, ठीक है। सबमिट बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। आपको क्या करना होता है, अपना बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो भी आपने प्रॉपर्ली फिल किया है वो, और उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, जो रिक्वायर्ड होते हैं, वो आपको यहाँ पर सबमिट करवाने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं? सीएनआईसी, आपका ओरिजिनल सीएनआईसी चाहिए होता है, प्रूफ ऑफ इनकम चाहिए होती है, भले आप सैलरीड पर्सन हो तो अपना आप जो है सैलरी स्लिप या अपॉइंटमेंट लेटर प्रेजेंट करोगे। अगर आप जो हो इंटरप्रीनियोर हो, तो अपने बिजनेस लेटर हेड पे अपनी अकाउंट ओपनिंग रिक्वेस्ट जो है वो रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। अच्छा, ये इनफ नहीं होती है किसी भी बिजनेसमैन के लिए, बल्कि फिर क्या होता है, फिर अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर जो होता है वो विजिट करता है उस ऑर्गेनाइजेशन की उस जगह पे, और वहां से फिजिकल वेरिफिकेशन की रिपोर्ट लेकर आता है। लाइक वो फोटो भी वहाँ की कैप्चर करेगा, और इसके अलावा वो एक फॉर्म होता है फिजिकल वेरिफिकेशन का, वो भी फिलअप करके इसके साथ अटैच करता है लेटर हेड के साथ अकाउंट ओपनिंग रिक्वेस्ट की, ठीक है। और इसके अलावा जो थर्ड वन है वो है प्रूफ ऑफ एड्रेस। प्रूफ ऑफ एड्रेस में बिल चाहिए होता है, यूटिलिटी बिल कोई भी हो वो चाहिए होता है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर 3 रिक्वायरमेंट्स हैं, 3 डॉक्यूमेंट्स की किसी भी अकाउंट को ओपन करने के लिए: सीएनआईसी, प्रूफ ऑफ इनकम एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस, ठीक है। ना ऑफिसर विल वेरीफाई योर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। फिर क्या होगा, जब आप हैंड ओवर करोगे अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर को योर अकाउंट एंड ऑल्सो द documents, then he will be responsible for verification of this account opening form. He checks whether the form is complete in all respect or not. The accompanying documents are verified. If the document officer is satisfied, then he clears the proposal form and will provide your account number, ठीक है। अगर वो जो है सेटिस्फाई हो जाता है आपकी तमाम डॉक्यूमेंटेशन से, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म से, तो फिर वो आपको अकाउंट नंबर जनरेट करके प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो मैं अकाउंट ओपनिंग फॉर्म की बात कर रही हूँ बेटा, तो अब जाके जो है सेंट्रलाइज्ड हो गई है अकाउंट ओपनिंग इन मोस्ट ऑफ द बैंक। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको एज अ कस्टमर वहां जाके बैठना होता है, और जो भी अकाउंट ओपनिंग का जो भी डिटेल होती है वो अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर जो होता है वो अपने सिस्टम में खुद डायरेक्टली इनपुट कर रहा होता है, ठीक है। उसमें कोई पेपर वर्क नहीं होता, और आप डायरेक्टली डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हो, एंड यू हैव टू explain your all the biography or biodata, ठीक है। Now, deposit initial amount in newly account opening form. You have to deposit initial amount in any account except Asan account. और यहाँ पर इनिशियल अमाउंट की रिक्वायरमेंट इसलिए भी होती है बिकॉज यू हैव नीड ऑफ चेक बुक्स और एटीएम कार्ड, सो दैट्स व्हाई द इनिशियल अमाउंट मस्ट बी डिपॉजिट इन इट, ठीक है।
एंड गेट चेकबुक्स एंड एटीएम आफ्टर फ्यू डेज का मतलब ये होता है कि मोस्ट ऑफ द बैंक्स टेक 3 वर्किंग डेज टू प्रोवाइड यू चेकबुक्स एंड एटीएम कार्ड्स विल अराइव एट होम विद इन 15 वर्किंग डेज, ठीक है। और एटीएम कार्ड जो होता है वो 15 डेज के अंदर अंदर आपके होम एड्रेस पे जो है वो पहुंचा दिया जाता है, प्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। तो 3 दिन में आपको जो है चेकबुक्स जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती हैं और एटीएम कार्ड्स आपको 15 दिन के अंदर अंदर आपके घर पर होम एड्रेस पे मिल जाते हैं इफ यू रिक्वायर्ड इट in your designated branch, so it will arrive in that particular branch as well. Now, the previously we have talked about the procedures of account opening form and how to open an account, and we have done with it all the steps we I have explained you in details. If you have any queries, so you can ask in my WhatsApp number. And now here is the KYC. What is KYC? Beta, in banking system, KYC is know your customer. Know your customer during the process of account opening. As I told you that we an account opening officer will conduct an interview of an account holder regarding his personal information. So in this way he can get know his customer, ठीक है। उससे क्या होता है कि वो अपने कस्टमर को जान लेता है, वो क्या करता है, कहाँ रहता है, वो क्या जॉब करता है, उसकी सैलरी कितनी है, और वो एक अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर वो तमाम डिटेल्स जान लेता है जो कि एक नॉर्मल पर्सन जो है वो उस पर्सन के बारे में नहीं जान सकता, ठीक है। और जो है यहाँ पर कोई कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जो अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर को डिस्क्लोज ना की गई हो। अगर ऐसा है तो फिर वहाँ पर रिस्क जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो नो योर कस्टमर इज KYC process is an important term used by businesses and refers to process of verification of the identity of the customer and clients either before or during the start of doing business with them, ठीक है। बिजनेस कर रहे हो, अकाउंट ओपनिंग कर रहे हो, तो आपके लिए केवाईसी क्या है, बहुत मस्ट है, क्योंकि आप जो कस्टमर आपके सामने प्रेजेंट है आपको वो सही से उसको वेरीफाई करना होगा, उसके अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को, उसके प्रोसेस को, उसके डाटा को, उसके डॉक्यूमेंट्स को, क्योंकि अकाउंट ओपनिंग जो है वो एक इनिशियल स्टेज है जिससे आप अपने कस्टमर को एक्वायर करते हो। और अगर आप जो है जो कस्टमर आपके सामने और आप उसको एक्वायर कर रहे हो, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का कस्टमर उसको बना रहे हो, और अगर वो जो है कस्टमर कोई इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुआ, किसी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हुआ, और उसने जो है डेलिबरेटली जो है एक अकाउंट ओपन करवाया है फॉर यूजिंग द रॉन्ग पर्पस, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले पकड़ जो होती है वो अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर की होती है कि उसने क्यों नहीं इंटरव्यू कंडक्ट किया उसका ठीक से, ठीक है। तो यहाँ पर केवाईसी जो है नो योर कस्टमर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा जब ये प्रोसेस केवाईसी का सिर्फ यहाँ तक नहीं रहता, बल्कि क्या होता है कि जब लेट सपोज एक सैलरी पर्सन मेरे सामने आया है और मैंने उसका अकाउंट ओपन किया है, तो उसने मुझे सैलरी स्लिप दी जिसमें 50,000 उसकी सैलरी है, ठीक है। अब होगा क्या कि अगर वो उसकी मंथली सैलरी 50,000 आ रही है, इट्स ओके, ठीक है। लेकिन अब अगर उसकी सैलरी 1 लाख रुपीज आना शुरू हो जाएगी, या कभी 2 लाख आ रही है, कभी 5 लाख आ रही है, इस तरह करके आ रही है हर महीने, तो आई हैव टू कॉल हिम। मुझे क्या करना होगा, उससे कॉल करनी होगी, उसको बुलाना होगा और उससे स्टेटस पूछना होगा अगेन कि आपने तो मुझे 50,000 सैलरी अपनी बताई थी, लेकिन इस अकाउंट में जो है वो इरेगुलर ट्रांजेक्शन हो रही हैं। तो फिर वो मुझे बताएंगे कि या तो उनका कोई और फर्दर बिजनेस होगा, ठीक है, तो फिर मुझे उसके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। अदरवाइज वो बताएंगे हो सकता है कि मेरा कोई भाई है जो बाहर है, वो अपने जो फैमिली है उसके लिए पैसे मेरे ही अकाउंट में भेज देते हैं, तो फिर मैं उनसे उनके भाई का पूरी डिटेल भी मांग के उस अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में लगाऊंगी और उनकी केवाईसी मेंटेन करूंगी, ठीक है। तो इस तरह से, और अगर हो सकता है वो वाकई कोई जो है फ्रॉड हो और कोई मनी लॉन्ड्रिंग या इलीगल एक्टिविटीज में जो है इन्वॉल्व होंगे, तो फिर वो बात भी डिस्क्लोज हो जाएगी, एंड देन आई हैव टू रिपोर्ट एज एन अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर, आई हैव टू रिपोर्ट टू द हेड ऑफिस रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर कस्टमर, सॉरी। और फिर उसके बाद क्या होगा, उनका अकाउंट भी बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। तो केवाईसी का आपको प्रोसेस समझ में आया। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। अगर वो कोई गलत जो है इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे, एंगेज होंगे, तो जो है उस पर्टिकुलर बैंक की और उस पर्टिकुलर अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसकी तमाम ट्रांजेक्शन पर जो है वो ओवरव्यू करता रहे, डे बाय डे, मंथ बाय मंथ। और अगर कोई इरेगुलरिटी नजर आती है किसी भी कस्टमर के अकाउंट में, तो ही मस्ट कॉल हिम, और उसके बाद कॉल करने के बाद उनसे पूछे कि
क्या मसला है, अगर वो उसके जस्टिफिकेशन दे सकता है अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, तो आप उस अकाउंट को आगे केवाईसी मेंटेन करके कंटिन्यू कर सकते हो। अदरवाइज जो है क्या करोगे, उस अकाउंट को फिर आप क्लोज कर दोगे। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड वाइल मेंटेनिंग केवाईसी। आपको डॉक्यूमेंट्स कुछ रिक्वायर्ड होते हैं जब आप केवाईसी को मेंटेन कर रहे होते हो। इसमें प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होती है, सीएनआईसी, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेट्रा। प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है और प्रूफ ऑफ इनकम। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस में जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो भी यही है, सीएनआईसी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और इनकम, प्रूफ ऑफ इनकम। तो इन दिस वे आपको केवाईसी मेंटेन करने के लिए भी ये तीनों चीजें चाहिए होती हैं। ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि कस्टमर जो होता है वो उसने जिस जगह का बिल दिया है, अब वो वहाँ से मूव कर चुका है और अब वो किसी दूसरे एड्रेस पे रहता है। तो आपको क्या चाहिए, आप उसकी करंट बिल को मंगवाकर उस पर्टिकुलर कस्टमर की केवाईसी को अगेन मेंटेन करें और उसमें एड्रेस को भी जो है वो अपडेट करें। ठीक है। इसी तरीके से अगर वो किसी दूसरी जॉब में स्विच कर गया है, वहाँ पर उसको मल्टीपल ऑफ 3 सैलरी मिल रही है, तो आपको उसको बुलाकर उससे पूछना होगा, वो आपको बताएगा मेरी सैलरी जो है डबल नहीं बल्कि ट्रिपल हो गई है और मैं इस फला-फला जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में अब हूँ और मैं वहाँ पर जॉब कर रहा हूँ। तो फिर आपको क्या करना होगा, उसकी वो करंट मंथ की सैलरी स्लिप और अपॉइंटमेंट लेटर दोनों में से कुछ भी एक मँगवाकर वो अपडेट करना होगा उसकी केवाईसी में। ठीक है। इसी तरह से सीएनआईसी क्या होता है बेटा, एक्सपायर्ड हो जाते हैं तो आपके सिस्टम पे डाटा में जो है, क्योंकि अब मैंने आपको जैसे बताया कि सिस्टमैटिक वे में हर चीज़ चल रही है और जो है सेंट्रलाइज्ड हो गई है, तो अब क्या होता है कि आपके सिस्टम में बता दिया जाता है कि दिस पर्सन सीएनआईसी हैज़ बीन एक्सपायर्ड। ठीक है। तो यू हैव टू कॉल दैट पर्टिकुलर पर्सन एंड अलोंग विद द ओरिजिनल सीएनआईसी, और जब वो लेकर आएंगे तो फिर आपको वो उसकी एक्सपायरी और जो न्यू इश्यू डेट होगी उसको अपडेट अगेन करना होता है। ठीक है। तो इस तरह से आपको ये जो है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ इनकम जो है वो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स केवाईसी में भी रिक्वायर्ड होते हैं अलोंग एज वेल एज इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंट ओपनिंग। ठीक है। अकाउंट ओपनिंग में भी 3 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और केवाईसी मेंटेन करने में भी। ठीक है। इसके अलावा आपको जो है ये 3 डॉक्यूमेंट्स जो हैं तमाम किस्म के, हर किस्म के जो अकाउंट्स होते हैं उनमें जो है रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको अकाउंट ओपन करवाना है और आपको किसी बैंक जाकर पहले इन्फॉर्मेशन गेट करनी होगी अबाउट द डॉक्यूमेंट, so you have to feel free that these 3 documents must be required in every bank or in every branch। तो आपको क्या चाहिए कि आप ये 3 डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ ओरिजिनल। ठीक है। और आप यहाँ जाके डायरेक्टली वहाँ पर अकाउंट ओपन करवा लो। सही है। Hopefully, beta, you all have clear all the concepts or methods in which I have explained in this slides or lecture. If you have any query, so you can ask me in my WhatsApp number. अच्छा, okay. Allah Hafiz. Thank you so much.